through you and the House, let me give vents to ins and outs of the scheme. That the centrally sponsored scheme has been developing thousands of government schools as PM Shri schools since its launch in 2020. The outlay for program has been consistently climbing from rupees 1800 crores in the first year of the scheme, 2022-23, to rupees 6050 crores. Yes, rupees 6050 crores in the second year of the scheme, 2024-25, to rupees 7500 crores in the academic year 2025-26. Thus, the total amount of the scheme that is to be bestowed to the schools by 2027 is rupees 18,128 crore rupees. As per the 5 years plan for PM Shri schools, the budget for PM Shri school scheme is rupees 27,360 crores over 5 years, 2022-23 to 2026-27, with the central share being rupees 18,128 crores. These funds will be used to upgrade over 14,500 existing schools into exemplar schools and develop new model schools. Thank you, Speaker Madam. Question number 102, Mr. Gauraj Rawat ji, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी उत्तराखंड राज्य को पर्यटन के क्षेत्रोपेक्षित क्यों रखा गया है? जहां पहाड़ों की गोद में स्वर्ग बसता है, वहीं दूसरी ओर इस देवभूमि को विकास की मुख्य धारा से अलग थलग क्यों रखा गया है, जबकि इतना कुछ दिया है इस धरती ने? मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं कि आदि कैलाश जैसे आस्था के केंद्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कृपया अवगत कराएं तथा स्थानीय लोगों के रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कार्य किए गए हैं? धन्यवाद महोदया। माननीय पर्यटन मंत्री सुश्री संचिता जोशी जी, कृपया। जहां हर घाटी में गूंजे शिव का नाम, जहां हर घाटी में गूंजे शिव का नाम, वो उत्तराखंड है भारत का स्वाभिमान। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जी ने बताया कि आदि कैलाश धार्मिक रूप से अति पावन क्षेत्र है और यहाँ विशिष्ट धर्म के साथ सभी धर्मों के लोग दर्शन हेतु आना चाहते हैं। और यही नहीं, इससे स्थानीय लोगों में भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से वंचित वर्ग को भी सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे कि वह स्थानीय स्तर पर होम स्टे या दूसरे किसी साधन के द्वारा अपने लिए रोजगार की संभावनाओं को और भी बढ़ा सकेंगे। सरकार की यह पहल निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के लिए लाभकारी होगी। इसी के साथ मैदानी क्षेत्र के टनकपुर से पिथौरागढ़ 150 किलोमीटर तक ऑल वेदर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। मैं इस पटल के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला तहसील को आदि कैलाश से जोड़ने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। Supplementary question number 1, Ms. Mehak Thapa, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं तपाई मार्फत माननीय पर्यटन मंत्री लई यो सोचने चाहूँ, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि आदि कैलाश यात्रा को प्रबंधन करने लाई सरकार ने यह क्षेत्र को संवेदनशीलता लाई रणनीतिक सुरक्षा को दृष्टिकोण ले मूल्यांकन करे को छकी नहीं कि क्या सरकार ने आदि कैलाश यात्रा को बढ़ावा देने से पहले सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र की संवेदनशीलता का आकलन किया है कि नहीं? हजर, पहलगाम जस्तो घटना भविष्यमा न भने सरकारले के कस्ता उपायहरू अवलम्बन छ? महोदया, भविष्य में पहलगाम जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार की क्या कार्य योजना है? माननीय पर्यटन मंत्री सुश्री संचिता जोशी जी, कृपया।
माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदया को आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में गहन विचार विमर्श के बाद ही क्षेत्र के पर्यटन विकास का निर्णय लिया गया है। हमारी सरकार ने सुरक्षा मामलों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठाए हैं। सरकार सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मैं माननीय सदस्य महोदया के संज्ञान में यह भी लाना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 अक्टूबर 2023 को स्वयं इस क्षेत्र का दौरा किया, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशीलता का आकलन किया। इस संदर्भ में रक्षा मंत्री जी से वार्ता की गई, सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय किया गया। तत्पश्चात ही इस क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर एवं सचेत है। धन्यवाद। Supplementary question number 2, Mr. Tanishq Bhatt ji, please. माननीय अध्यक्ष महोदया जी, माना कि पर्यटन को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र का विकास तो होगा, किंतु प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या में होने वाली वृद्धि के कारण प्रदूषण में भी वृद्धि होगी। प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरणीय संतुलन और विशेष तौर से बायोपायरेसी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार किस प्रकार के उपाय अपना रही है? धन्यवाद। पर्यटन मंत्री सुश्री संचिता जोशी जी, कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को सूचित करना चाहती हूँ कि सरकार ने पर्यटन विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिस संबंध में मेरे सहमंत्री जो विशेष तौर से पर्यावरण संतुलन एवं बायोपायरेसी के साथ पर्यटन स्थल में स्वास्थ्य सेवाओं के निस्तारण हेतु सरकार के प्रति उत्तरदायी है। पीठासीन महोदया, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने संबंधित मंत्री से ही मेरे सम्मानित विपक्षी सदस्य जी की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने का आग्रह करूंगी। अनुमति है। धन्यवाद महोदय। पूछे गए प्रश्न के माध्यम से मैं सम्मानित मंत्री जी की ओर से देश की जनता को यह बताना चाहूंगी कि सरकार ने पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त नियम बनाए और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की जाती है। कचरा और स्वच्छता प्रबंधन के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि कचरे का सही तरीके से निपटारा हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जा रही है और यही नहीं, मोबाइल क्लिनिक जैसी सुविधाओं को दुर्गम स्थानों तक पहुंचाने की कार्य योजनाएं बनाई जा रही है। वायु, जल और प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने हैं, जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और जल संचयन परियोजना। इन उपायों के माध्यम से सरकार पर्यटन विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण व स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। महोदय, जैसा कि आपने बायोपायरेसी का उल्लेख किया है, इस प्रश्न के प्रत्युत्तर के माध्यम से मैं देश को बताना चाहूंगी कि इस बायोपायरेसी की रोकथाम के लिए सरकार ने आगामी संसदीय सत्र पटल पर विधेयक पारित करना प्रस्तावित है। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व कहना चाहूंगी कि मंत्री महोदया सुश्री वर्तिका पांडे जी, कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं इस संपूर्ण राष्ट्र और इस सभा में उपस्थित समस्त सभाजनों को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय व योजना के लाभ, जो हमारी सरकार की दूरदृष्टि ही नहीं बल्कि एनईपी 2020 को धरातल पर पूर्ण रूप से लागू करने के विषय में है, उससे अवगत कराने से पूर्व सम्मानित सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना पसंद करूंगी कि युवा संसद सत्र में विपक्ष देश और आम नागरिक के लिए वास्तविक रूप से गंभीर है। महोदया, पीएम श्री का पूर्ण विस्तारित नाम प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है। इसे केवल नाम मात्र परिवर्तन समझने की भूल ना हो, क्योंकि यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के
लगभग 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है। इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें एक सुरक्षित, समावेशी और आनंददायक सीखने का माहौल बनाया जाएगा और बनाया भी जा रहा है। इस संदर्भ में विभाग ने सर्व शिक्षा अभियान SSA, RMSA और शिक्षक शिक्षा TE की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर 2018 में एकीकृत योजना समग्र शिक्षा शुरू की। यह योजना स्कूली शिक्षा को निरंतरता मानती है, जो शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 4 के अनुसार है, जो न केवल स्कूली शिक्षा की दशा सही करेगी, बल्कि वर्तमान युग के परिवेश की दिशा भी पटरी में लाने के लिए एक उचित कदम है। धन्यवाद महोदया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 1, मिस लक्षिका मार्काना जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए PM श्री योजना के स्पष्टीकरण के संबंध में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। एक सीख तमाम जिंदगी की उम्मीद बन गई। एक सीख तमाम जिंदगी की उम्मीद बन गई, वह कोई और न कर सका जो जादू शिक्षा का अधिकार करती। Honorable Speaker Madam, through you and this House, I wish to know from the Education Minister that is giving right to education on paper enough in PM Shri schools. What about funds being provided or will be provided to the school? Is this only the stuff to enjoy the innocent people of India or something else? माननीय सदस्य महोदया, प्रश्नकाल के प्रश्न की अधिकतम शब्द